आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी कोविड जंबो सेंटर के बिल्कुल बाहर हूं। इस तरह के जो कोविड जंबो सेंटर्स हैं, कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी इन्हें बंद करने की, क्योंकि कोरोना के मामले हाल के दिनों में बहुत कम हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से इन्हें एक्टिवेट किया गया है। जो कोविड बेड्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, स्टाफ को बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ी है। देश भर में भले ही इस वेरिएंट की मौजूदगी नहीं है, लेकिन मुंबई से सटे डोंबिवली में एक शख्स जो हाल के दिनों में साउथ अफ्रीका से लौटा है, वो कोविड पॉजिटिव पाया गया है। किस वेरिएंट से संक्रमित है उसकी जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही पता चल पाएगी, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। मुंबई के लैब कस्तूरबा हॉस्पिटल के लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है और 4 दिनों से लेकर 1 हफ्ते के बीच में ये रिपोर्ट सामने आ सकती है और पता चल पाएगा कि किस वेरिएंट से वो संक्रमित है। इसी बीच एक बड़ी खबर मुंबई से सटे भिवंडी इलाके से है, जहां एक वृद्धाश्रम में एक साथ 67 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 62 लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। मुंबई के नजदीक भिवंडी के वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 62 लोग कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। सभी ठाणे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। सगळ्या लोकांनी वैक्सीन घेतलेली आहे, फक्त एकाच माणसाने 1 डोज घेतला। इनमें से ज्यादातर लोगों ने टीके के दोनों डोज लिए हैं, इसलिए सब में कोरोना का हल्का लक्षण है। एहतियातन सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिर्फ 4 लोगों में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घडू नये म्हणून आपण त्या सगळ्यांना सिव्हिलमध्ये ऍडमिट केलेलं आहे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से होकर ठाणे जिले के डोंबिवली में आया एक शख्स भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में भेजा गया है। ये किस वेरिएंट से संक्रमित हैं, इसकी रिपोर्ट आने में करीब 3 से 4 दिन लग सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए इस वेरिएंट को लेकर मुंबई महाराष्ट्र में अलर्ट है। खाली पड़े मुंबई के कोविड जंबो सेंटर में बेड और स्टाफ बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीएमसी के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई विदेशी यात्री मुंबई में आता है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जाएगी। अगर वो किसी भी अफ्रीकी देश से आते हैं तो उनको होम आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ ही एयरपोर्ट पर ही नमूने जांच के लिए मेडिकल लैब भेजे जाएंगे। संभावित खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों, दवाइयों का स्टॉक, ऑक्सीजन और प्लांट में उनके निर्माण से जुड़ी तैयारियां, बिजली, फायर ऑडिट और सुरक्षा संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। दुकान, मॉल और थिएटर में काम करने वाले स्टाफ को पूरी तरह से वैक्सीनेट होना अनिवार्य है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर जाने वाले व्यक्ति कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों। 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हो चुके हैं और उसका वायरुलेंस डेल्टा से भी ज़्यादा है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो सब लोगों ने रेडी रहना है और जंबोज को प्रिपेयर्ड रखना है पूरी तरह, क्योंकि काफ़ी महीने जंबोज में पेशेंट काफ़ी कम थे, डॉक्टर्स भी कम थे। तो आज सुबह से हम उसी पे काम कर रहे हैं और हम पूरी तैयारी बीकेसी की 2500 बेड की कुछ दिनों में कर देंगे। सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स का स्क्रीनिंग हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है और इन 8 देशों के लोगों को तो कंपलसरी क्वारंटाइन रखने के इंस्ट्रक्शंस महानगर पालिका दे चुकी है। इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े संभावित खतरों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार लगातार कई अहम बैठकें कर रही है। साफ किया गया है कि महाराष्ट्र में अगर एक बार फिर से लॉकडाउन नहीं लगने देना है तो कोरोना से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बेंगलुरु में लापरवाही की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि सरकारी महकमे के कामकाज पर सवाल खड़े करती है। एक अस्पताल के शवगृह में करीब 1.25 साल से 2 लाशें पड़ी मिली हैं। कोविड के पहली लहर के दौरान कोरोना से ये मौतें हुई थी, लेकिन इनके परिजनों को बता दिया गया था महानगर पालिका की ओर से कि इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और ये जो लाशें हैं 2, ये इसी अस्पताल के शवगृह में पड़ी रही। इसका खुलासा अब हुआ है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। कोविड के 2 मरीजों के शवों के साथ लापरवाही का एक संगीन मामला। परिवार वाले परेशान हैं। उन शवों का अंतिम संस्कार उन्हें करना है जिनके अंतिम संस्कार की पुष्टि महानगर पालिका ने तकरीबन 1.25 साल पहले ही कर दी थी। उनकी मौत कोविड-19 से हुई थी, इसलिए हमें उनका पार्थिव शरीर नहीं दिया गया। हम घर वापस आ गए। बीबीएमपी ने हमें बताया कि अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया है। 15 महीनों बाद अब बीबीएमपी की तरफ से कॉल आया था और बताया गया कि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ।
पिछले साल जुलाई में कोविड से मौत के बाद दुर्गा और मुनि राजू का पार्थिव शरीर ईएसआई अस्पताल के शवगृह में रखे रहे। साफ सफाई के दौरान पिछले हफ्ते इनका पता चला। हड़कंप मचा तो ईएसआई ने जांच के आदेश दिए, लेकिन परिवार वालों को अब भी यकीन नहीं हो रहा। इन्होंने कहा है कि आगे का सारा काम ये ही लोग देख लेंगे। अब जब तक ये खत्म नहीं होता हम यहीं रहेंगे। हमारे लिए शव को ले जाने के लिए कुछ नहीं बचा है, ऐसा कह रहे हैं। हमारे दूसरे रिश्तेदार भी यहाँ आ रहे हैं। इन लोगों की लापरवाही से हम बहुत दुखी हैं। हमें न्याय चाहिए। शव गल चुके हैं, इनका पोस्टमार्टम करना भी किसी चुनौती से कम नहीं। सीधे तौर पर यह महानगर पालिका और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और फरार घोषित हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और वर्तमान में होमगार्ड डीजी परमबीर सिंह आज चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए। इस दौरान खास बात ये रही कि सचिन वजे और परमबीर सिंह की मुलाकात हुई। तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। जो आयोग का दफ्तर है उसके बगल के एक कमरे में मीडिया में जब ये रिपोर्ट दिखाई गई, उसके बाद जो पुलिस महकमे के अफसर हैं वो हरकत में आए और अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर किसकी इजाजत से इन दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और वर्तमान में होमगार्ड डीजी परमबीर सिंह सोमवार सुबह 10:30 बजे के करीब पुराने सचिवालय की इमारत में पहुंचे। कुछ देर बाद ही बर्खास्त एपीआई सचिन वजे को भी जेल से वहां लाया गया। यहीं पर चांदीवाल आयोग का दफ्तर भी है, जहां थोड़ी देर बाद दोनों हाजिर हुए। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली के आरोपों की जांच कर रहे आयोग के पास परमबीर सिंह ने अपने खिलाफ जारी जमानती वारंट निरस्त करने की अर्जी दी। आयोग ने परमबीर सिंह को मुख्यमंत्री राहत कोष में 15,000 रुपए भरने का आदेश देते हुए जमानती वारंट निरस्त कर दिया। परमबीर सिंह की शिकायत के बाद ही अनिल देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रहा आयोग उनका बयान लेना चाहता है, लेकिन परमबीर सिंह का कहना है कि उनके पास मामले में कहने के लिए कुछ और नहीं है और वो किसी को क्रॉस एग्जामिन भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पेशी से छूट दी जाए। आयोग ने परमबीर सिंह को शपथ पत्र देने को कहा, जिसके लिए परमबीर सिंह के वकील ने 1 घंटे का वक्त मांगा। उसके बाद परमबीर सिंह और सचिन वजे दोनों आयोग के दफ्तर के बगल में एक कमरे में जाकर बैठे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने जाकर आयोग के पास आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 घंटे से दोनों एक कमरे में बैठे और बातें कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने शुरुआत में इस बात को नजरअंदाज किया और उन्होंने कहा कि मैं सब पर नजर नहीं रख सकता हूं, लेकिन जोर देने पर उन्होंने जब दोनों वापस एफिडेविट देने के लिए परमबीर सिंह आए, तब सचिन वजे को उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि आप जो है परमबीर सिंह से बात मत कीजिए और अलग बैठिए, क्योंकि आपत्ति यहाँ पर आई है। दोनों की मुलाकात की खबर मीडिया में आते ही मुंबई पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारी आयोग के दफ्तर के पास पहुंच गए। पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि 2 आरोपियों को अलग से एक कमरे में बैठकर बातचीत की इजाजत कैसे और क्यों दी गई। इसके पहले परमबीर सिंह अपने होमगार्ड डीजी दफ्तर गए, लेकिन अपनी कुर्सी पर न बैठकर मेहमानों की कुर्सी पर बैठे। इस बीच राज्य गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के संभावित निलंबन के संबंध में देवाशीष चक्रवर्ती समिति ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर और अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास होते ही दिल्ली की सीमा पर जो किसान बैठे हुए हैं उनके बीच खुशी की लहर दौड़ उठी और वो नाच गाकर खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। लेकिन उनकी जो बाकी मांगे हैं उसको लेकर जो उनका आंदोलन है वो जारी रहने वाला है और 1 दिसंबर को आगे की रणनीति तय होगी। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. कृषि कानून बिल पास होते होते ही सिंगू बॉर्डर का नजारा बदल गया। किसानों ने जमकर भंगड़ा किया और मिठाइयां बांटी। बहुत बड़ा दिन है, लेकिन लड़ाई आधी है। जोश बढ़ दिया है, लड़ने का जोश बढ़ दिया है। अब और लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, पूरे देश को एमएसपी दिलाएंगे। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਔਰ ਧੂੜ ਉੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। किसान नेताओं ने कहा कि अब किसानों से पंगा कोई नहीं लेगा। उम्मीद है कि सरकार जो बाकी मांगे हैं उन्हें भी पूरा करेगी। सबसे बड़ा सवाल है एमएसपी का, क्योंकि किसान ने पहले दिन से कहा था सरकार को कि भाई जो आप
हमें दे रहे हैं, आप जो जबरदस्ती की गिफ्ट हमें दे रहे हैं वो तो आप वापस ले लीजिए और इसके बदले आप हमें वो गिफ्ट दीजिए जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं, यानी कि एमएसपी। उस पे सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग हुई, जिसमें अधिकतर किसान संगठन अब घर जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि आखिरी फैसला 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में होगा। पुलिस केसेस के मामले में क्लियर कट डायरेक्शन होम मिनिस्ट्री से स्टेट्स गवर्नमेंट को जानी चाहिए और जो उनके अंदर है, सेंटर के अंडर है, वो केसेस विड्रॉ करने का उन्हें ऐलान करना चाहिए। तो लगभग ये आंदोलन जीत दर्ज कर चुका है। 1 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद आपसे फिर मुखातब हो। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान खुश दिखे। केंद्र सरकार ने कृषि बिल औपचारिक रूप से वापस ले लिए हैं। किसानों और किसान आंदोलन के लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि उनके और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनके समाधान के लिए जरूरी है कि सरकार बातचीत करे, लेकिन अभी तक सरकार बातचीत फिलहाल नहीं कर रही है। आगे एमएसपी है, फसलों के वाजिब दाम है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, सीड बिल है, ये सारे सवाल है। और आगे तो आगे होगा किस तरह से? ये जब भारत सरकार बैठेगी कहीं मिलेगी तो होगा शुरुआत। मतलब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्योंकि वो मिल नहीं रही सरकार। मतलब अभी सरकार ने आपको अप्रोच ही नहीं किया बातचीत के लिए? ना, अभी नहीं करा। तो फिर तो मसला सुलझेगा ही नहीं अगर ना, अभी तो नहीं सुलझा। ऐसे कहाँ सुलझ रहा मसला? संसद के दोनों सदनों में कृषि वापसी कानून बिल पास होने के बाद सभी किसान खुश हैं और अधिकतर लोग घर जाने को तैयार हैं। लेकिन अब 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। सिंगू बॉर्डर से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में टीईटी इम्तिहान का पर्चा लीक कराने में यूपी और बिहार के गैंग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में देखें तो 2017 से अब तक 1 दर्जन बार ऐसा हुआ है कि बड़े भर्ती इम्तिहान के पर्चे लीक हुए हैं। इस मामले में अब तक 29 गिरफ्तारी हुई है। देश के कोने कोने से इम्तिहान देने यूपी आए 20 लाख लोग पर्चा लीक होने के बाद कुछ आंसुओं से रोए तो कुछ का दिल रोता रहा। प्रयागराज की इसी इमारत से तय होता है कि पर्चा कौन बनाएगा, क्या बनेगा, कौन सी एजेंसी उन्हें जिलों में पहुंचाएगी। पर्चा बनने से ट्रेजरी तक पहुंचने तक के बीच की चेन में सेंध लगा के यह लीक किया गया। इसीलिए अब इससे जुड़े अफसर एसटीएफ की जांच के दायरे में हैं। बाकी हमारे जो प्राधिकारी हैं वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं प्रयागराज में, वैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत है और ये जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि वो प्रश्न पत्र सेट कराएं, एजेंसी का चयन कराएं और फिर उसको जिलों की ट्रेजरी तक पहुंचाएं। ट्रेजरी से फिर व्यवस्था होती है कि परीक्षा वाले दिन सुबह ट्रेजरी से निकाल करके वो परीक्षा केंद्रों पे ले जाया जाता है। श्वेता मिश्रा जयपुर से 750 किलोमीटर सफर तय कर इम्तिहान देने प्रयागराज आई थी। इम्तिहान देने के बाद पता चला कि पर्चा लीक हो गया, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये तो हर बार नहीं कर सकते ना कि आप इतने टाइम पे परीक्षा लो और कैंसिल कर दो। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वैकेंसी ही आती रहती है। वैकेंसी आने का चांस था कि हाँ वैकेंसी आएगी। अत्रि मुनि तो बिहार से आए थे इम्तिहान देने, फिर बिहार वापस जा रहे हैं। अब अगले इम्तिहान के लिए फिर तैयारी में जुटेंगे। पहले तो कुछ समय तक हद तक सही था, लेकिन अब तो हर परीक्षाएं में ही कुछ न कुछ मामला अंडर नकल, साइबर क्राइम के चलते वायरल, ये वो तमाम तरह की घटनाएं आ जा रही हैं। अब आदमी क्या करे? अब तो सरकार इसमें दोषी ही है, सर्वे सर्वा दोषी है। यूपी एसटीएफ ने करीब आधा दर्जन जिलों से इस मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पे और जगह दबिशें जारी हैं। इनमें लखनऊ में सचिवालय का एक कर्मचारी और प्रयागराज का एक टीचर भी शामिल है। इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं और इसमें 2 तरह से चीजें की जाती हैं। या तो सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है या किसी अन्य सॉल्वर को बिठा के ये परीक्षाएं दी जाती हैं। यूपी में लंबे वक्त से तमाम छोटे बड़े इम्तिहानों और भर्ती इम्तिहानों के पर्चे लीक होते रहे हैं। इनमें सीपीएमटी से लेकर ट्यूबवेल ऑपरेटर तक के पर्चे शामिल हैं।
2017 से अब तक करीब 1 दर्जन बार पर्चे लीक हो चुके हैं। 2017 में सब इंस्पेक्टर भर्ती का पर्चा, 2018 में यूपी लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड का पर्चा, 2018 में PCS मेंस इम्तिहान का पर्चा, 2018 में पावर कॉरपोरेशन में भर्ती का पर्चा, 2018 में पुलिस भर्ती इम्तिहान का पर्चा, 2018 में अधीनस्थ सेवा भर्ती का पर्चा, 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रमोशन इम्तिहान का पर्चा, 2018 में ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती का पर्चा, 2018 में सिपाही भर्ती इम्तिहान का पर्चा और अब 2021 में TT इम्तिहान का पर्चा। विपक्ष इसे लेकर सरकार पे हमलावर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं, इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कुछ लोगों की करतूतों से 20 लाख लोग रो दिए और ये पर्चा लीक होने की घटनाएं बार बार होती हैं। यूपी के बेरोजगारों को इंसाफ दिलाने के लिए इस सिस्टम का ठीक होना बेइंतहा जरूरी है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।